नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ और राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण कानून के खिलाफ दायर याचिका पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान केंद्र की तरफ से इन याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि वह धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी हैं और विभाजनकारी राजनीति करती हैं। गृह मंत्रालय ने सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर एक याचिका के लिखित जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता दंगा प्रभावित लोगों की पीड़ा का फायदा उठाने के लिए भारी धन इकट्ठा करने का दोषी है, जिसके लिए आपराधिक कार्यवाही की गई है। तीस्ता सीतलवाड़ और याचिकाकर्ता के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं और सार्वजनिक हित की सेवा की आड़ में याचिकाकर्ता जानबूझकर और गुप्त रूप से जासूसी करता है, समाज को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के प्रयास में विभाजनकारी राजनीति करता है। याचिकाकर्ता संगठन की इसी तरह की गतिविधियां असम सहित अन्य राज्यों में चल रही हैं। इसके साथ ही केंद्र ने याचिकाकर्ता के लोगों से स्टैंडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि तत्काल याचिका में की गई प्रार्थना अन्य याचिका में भी की गई है, जिसकी जांच इस अदालत द्वारा की जाएगी, जो सभी आवश्यक और प्रभावित पक्षों को सुनने के अधीन होगी। आपको बता दें कि एनजीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित कानूनों को चुनौती दी है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों के धर्मांतरण पर उनके कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई है। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने दलील दी कि राज्य के कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संबंधित जजों को सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे इन याचिकाओं पर गंभीर आपत्ति है। वहीं एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि इन राज्य कानूनों के कारण लोग शादी नहीं कर सकते और स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टियों द्वारा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बीच खबर है कि असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा 2018 की अपनी सीटों की संख्या में सुधार करेगी। 2013 में 0 सीटों से भाजपा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि इसके सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। शर्मा ने आगे कहा कि पहले लोगों में डर था, लेकिन इस बार भाजपा के सुशासन के कारण त्रिपुरा में शांति कायम है। इसके साथ ही शर्मा ने त्रिपुरा में चुनाव से पहले कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैंने 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले त्रिपुरा का दौरा किया तो त्रिपुरा में कई रेड ऑफिस थे, लेकिन अब मुझे राज्य में ऐसा कोई रेड ऑफिस नहीं दिखता है। देश में कांग्रेस और सीपीआईएम का अस्तित्व 0 है और 0 + 0 0 के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। इसके साथ ही बता दें कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपने उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी जारी कर दी है और 16 फरवरी को त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। असम के विश्वनाथ जिले के गोपुर में राज्य सरकार द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर में 60 गांवों को शामिल करने के फैसले पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। 60 गांवों को बीटीआर में शामिल करने के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। उन्होंने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राजमार्ग पर टायर जलाए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि गांवों की जनसांख्यिकी को ध्यान से देखते हुए निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि कई गांवों में गैर बोडो आबादी काफी अधिक है। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, हमें यह देखकर हैरानी हुई कि कई गांवों में बोडो लोगों की तुलना में गैर बोडो आबादी अधिक है। दरअसल रविवार को बोडोलैंड क्षेत्र का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने बीटीआर में कम से कम 80% बोडो आबादी वाले गाँवों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में मूक दर्शक बने रहने के लिए घोपुर के विधायक उत्पल बोरा की भूमिका की भी आलोचना की। इस बीच खबर है कि बोडो नेताओं द्वारा राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं विरोध के बारे में पूछे जाने पर सीएम शर्मा ने कहा, विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमने बीटीआर में 60 गाँवों को शामिल करने का निर्णय लेने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की है। गुजरात की अदालत ने आसाराम बापू को रेप केस में दोषी करार दिया है और आज मंगलवार को कोर्ट द्वारा आसाराम की सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें, साल 2013 में एक महिला ने आसाराम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया।
महिला का कहना है कि आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 2C बलात्कार, 377 अप्राकृतिक अपराध और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है। साथ ही बता दें कि आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अपने वीडियो संबोधन के दौरान कहा कि भारत प्रगति कर रहा है क्योंकि साल दर साल कुष्ठ के मामलों में कमी आ रही है। इस वर्ष की थीम थी आओ हम कुष्ठ रोग से लड़ें और कुष्ठ रोग को इतिहास बनाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरी सरकार पूरे समाज के समर्थन, तालमेल और सहयोग से हम एसडीजी से 3 साल पहले 2027 तक कुष्ठ मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्थायी चिंता को दोहराते हुए मंडाविया ने आगे कहा कि कुष्ठ रोग के इलाज की चिंता और प्रतिबद्धता का मूल हमारे इतिहास में है। उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण न केवल उनका इलाज करना था बल्कि उन्हें हमारे समाज में मुख्य धारा में लाना भी था और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश से कुष्ठ रोग को खत्म करने का हमारा प्रयास उनकी दृष्टि के लिए महान श्रद्धांजलि है। हम प्रति मामले की प्रसार दर हासिल करने में सफल रहे हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करना समय की मांग है। यह इलाज योग्य बीमारी है। हालांकि अगर प्रारंभिक अवस्था में इसका पता नहीं लगाया गया और इलाज नहीं किया गया तो यह प्रभावित व्यक्ति के बीच स्थायी विकलांगता और विकृति पैदा कर सकता है, जिससे समुदाय में ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव हो सकता है। महिला क्रिकेट में भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 ट्रायो सीरीज खेली जा रही है। इसमें टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है और अब 2 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा और इस फाइनल मैच में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बता दें यह मैच ईस्ट लंदन में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।